देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर। यस मैम। देखो लास्ट की हम लोगों ने ब्रांच में जो क्वेश्चन किया था वो स्टॉक एंड डेटर मेथड से किया था। उसके बाद मैंने इलास्ट्रेशन 6 होमवर्क दिया था, वो भी हम लोग का स्टॉक एंड डेटर मेथड का ही है। ठीक है, तो जो होमवर्क दिया था वो एक बार हम करवा देते हैं, उसके बाद देखते हैं और एक स्टॉक डेटर मेथड का क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम लोग डेटर मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो है लास्ट दिन जैसा ही है, बस एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा और होमवर्क भी तुम लोग एक बार चेक कर लेना अगर कहीं कुछ गलती बात है। देखो बोल रहा है कि हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई हैज ए ब्रांच इन कोचीन। ठीक है, तो ब्रांच कहाँ पर है? कोचीन में है। और मुंबई में इसका मतलब ऑफिस है कि इनका ही ब्रांच बोल रहा है कोचीन में है। टू विच ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी ब्रांच को जो गुड्स भेजते हैं वो इनवॉइस प्राइस पे भेजते हैं। ठीक है, इनवॉइस प्राइस कितना है? बोल रहा है कॉस्ट प्लस 25%। अगर हम लोग कॉस्ट 100 मान लेते हैं तो इनवॉइस प्राइस 125। मतलब अगर इनको परचेस करने पे हेड ऑफिस को किसी भी गुड्स का, ऑफिस गुड्स का प्राइस 100 पड़ जाता है, तो वो जब ब्रांच को ट्रांसफर करते हैं तो 125 पे करते हैं। द ब्रांच सेल बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट। ब्रांच जो है कैश सेल भी करता है, क्रेडिट सेल भी करता है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच का एक्सपेंस जो है डायरेक्टली हेड ऑफिस से पे होता है एंड द ब्रांच हैज टू रेमिट ऑल कैश रिसिप्ट इनटू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। और ब्रांच को सेल करके जो भी पैसा मिलता है, क्योंकि ब्रांच को पैसा कहाँ से मिलेगा, उसके अपने वहां पर हो रहा है जो बिजनेस, उससे मिलेगा। तो सारे कैश जो भी इनको कलेक्ट होते हैं वो सभी जो है हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्रांच की तरफ से। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू calendar year 2001 prepare the accounts in the head office ledger and ascertain the branch profit। बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हेड ऑफिस का लेजर प्रिपेयर करना है और ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है। branch does not maintain any books of accounts but sends weekly return to head office। branch जो है कोई भी books of accounts maintain नहीं करता है, but weekly returns जो है वो head office को send करता है। तो यहाँ से यहाँ पढ़ के हमें क्या समझ में आया, क्या ये ब्रांच का हमारा डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट है? बोलो, ये पढ़ के क्या लग रहा है, ब्रांच हम लोग का डिपेंडेंट है कोचीन में जो ब्रांच है, या इंडिपेंडेंट है? मैम डिपेंडेंट ब्रांच है कोचिंग का। हाँ, ये डिपेंडेंट ब्रांच है क्योंकि ये अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन नहीं करता। ये लाइन हमें सबसे ज्यादा क्लियरली बता देता है कि ये डिपेंडेंट ब्रांच है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये गुड्स जो रिसीव किया है हेड ऑफिस से वो है कितना, इनवॉइस प्राइस पे 6 लाख। रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, तो दोनों जगह पे हमें इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, रिसिप्ट भी रिटर्न, तो हम लोग डायरेक्ट इसको पुट कर सकेंगे क्वेश्चन में। हाँ, वैसे हमें इसमें कितना लोडिंग है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि हम लोग एंट्री में जो डेटा होता है उसको पुट कर पाए। फिर स्टॉक एट कोचिन बोला है, सेल्स इन द ईयर, कैश क्रेडिट, सन्ड्री डेटर एट कोचिन, फिर कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलॉट टू डेटर, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, रेंट रेट्स, टैक्सेस, सैलरी, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंस, स्टॉक एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है, हमें ब्रांच का अकाउंट बनाने बोला है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का जितने सारे अकाउंट्स बनाता है, हमें पता है नॉर्मली 7 लेजर्स बनता है अगर हमारा इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो ये इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है, 7 लेजर्स बनेगा स्टॉक एंड डेटर मेथड से। ठीक है, तो देखो क्या क्या लेजर बनेगा, 7 लेजर्स भी बना सकते हैं। मैंने बोला था एक लेजर तुम लोग चाहो तो उसे जो है इग्नोर भी कर सकते हो, दैट इज ब्रांच एक्सपेंस। उसके जगह डायरेक्टली ब्रांच पीएल, मतलब ये नहीं बना के डायरेक्टली ब्रांच पीएल में इसका कैलकुलेशन हम लोग चाहे तो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 6 इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान, इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज
कॉमा मुंबई। ब्रांच अकाउंट बनाना है तो ब्रांच हेड ऑफिस सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएगा। ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। साथ में ये लेजर तो बनना ही बनना है, ब्रांच स्टॉक बनेगा। अच्छा, उसके बाद ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर, ठीक है, ब्रांच कैश। अच्छा, इसके बाद एक गुड सेंड टू ब्रांच बना लेते हैं। ये मेरे यहाँ पर जितना जगह है उसमें ये अकाउंट बन जाएगा, गुड सेंड टू ब्रांच। उसके बाद बाकी बनाएंगे, क्योंकि इसमें जगह कम लगेगा तो इसीलिए मैंने इसको पहले बना लिया, यहाँ पर ये बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद ब्रांच डेटर, क्योंकि कैश क्रेडिट दोनों सेल होता है तो ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच पीएल, पीएल अकाउंट, ब्रांच कैश, और एक बना लेते हैं ब्रांच एक्सपेंस भी बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 लेजर्स ही ले लिया है, ठीक है। 7 लेजर्स का ही हम लोग कर लेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले जैसा जैसा ट्रांजैक्शन है वैसा एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है। सबसे पहला बात है कि एंट्री अच्छे से पता होना चाहिए क्या होगा, तो ये चैप्टर आसान लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मली गुड सेंड टू ब्रांच में क्या होता है, अगर हेड ऑफिस अपने ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर करता है तो नॉर्मल जैसे मैंने सिखाया था, हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाता है टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग, ठीक है। और ब्रांच इसे एक्सेप्ट करता है तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि इनवॉइस लगा के भेजा जा रहा है तो इनवॉइस का प्राइस मतलब ये हो जाएगा, जैसे कि ये 6 लाख है, ठीक है। तो हेड ऑफिस को तो पता है कि ये 6 लाख का नहीं है, ब्रांच इसको 6 लाख से रिकॉर्ड करेगा। फिर होगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट, मतलब जिसको हम लोग लिखते हैं टू अनरियलाइज प्रॉफिट, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। और इसको चेंज कैसे किया जाता है, क्योंकि ब्रांच ट्रेडिंग बोल के तो कुछ नहीं होता है, ब्रांच ट्रेडिंग के जगह लिखना पड़ता है ब्रांच स्टॉक, और जो हेड ऑफिस ट्रेडिंग की जगह लिखना पड़ता है हमें यहाँ पर इसको लिखना पड़ता है गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है। ये गुड सेंड टू ब्रांच और अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाता है हम लोग का टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाता है टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अब हम लोग इसे जो है यहाँ पर पोस्ट कर देंगे, ठीक है। लेजर में पोस्ट करेंगे तो हम लोग का एंट्री क्या होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड सेंड टू ब्रांच। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन हम जगह रखते हैं ओपनिंग स्टॉक का डेटा पुट करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा टू गुड सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच और टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर देखो वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 6 लाख का टोटल गुड्स था, ठीक है। तो इसका कॉस्ट क्या है उसमें एंट्री होगा, ठीक है। ये दोनों मिला के हम लोग का टोटल 6 लाख होना चाहिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच का वैल्यू और ब्रांच एडजस्टमेंट दोनों। ये लोडिंग, ये कॉस्ट, ये लोडिंग बताता है, ये कॉस्ट और ये लोडिंग बताता है। अच्छा, अब ये देखो इन्होंने कितना इनवॉइस प्राइस रखा है, कॉस्ट प्लस 25, मतलब ये 125 का वैल्यू है। तो मुझे यहाँ पर 100 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सेम तरीके से मुझे 25 का वैल्यू चाहिए, 125 में 25 का वैल्यू चाहिए, बिकॉज 25 लोडिंग है। अब देखो कितना आता है, यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख 80,
और ये 4,80,000 से 6,00,000 माइनस कर दो या फिर ऐसे निकालो, एक ही बात है, ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, अगर इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर आएगा, अदरवाइज 6,00,000 से 4,80,000 हट जाएगा तो भी हमें सेम आंसर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग कर लेते हैं क्रॉस पोस्टिंग। तो ब्रांच टू गुड्स सेंट टू ब्रांच में लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक। 4,80,000 और ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखना पड़ेगा बाय, इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ सकता है तो हम थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, बाय ब्रांच स्टॉक 1,20,000। ठीक है, तो ये दोनों मिला के देखो, ये दोनों मिला के होता है 6,00,000। ठीक है, इतने का ब्रांच को स्टॉक भेजा गया है तो ब्रांच स्टॉक को 6,00,000 से जरूर डेबिट करेगा, लेकिन क्रेडिट जो है हेड ऑफिस बोलेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना, उसे पता है कि वो स्टॉक एक्चुअली 4,80,000 का है, बढ़ कैसे गया क्योंकि उसने लोडिंग लगाया, लोडिंग को यहाँ बोला जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट। हो गया, तो इस तरीके से होगा। तो देखो लास्ट दिन जो दो क्वेश्चन किया था उसी के तरह ही है, अलग कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेटा और जो क्वेश्चन में नाम वाम वही अलग है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है रिटर्न, रिटर्न हुआ है हेड ऑफिस का, वो भी इनवॉइस प्राइस पे दे दिया है, तो रिटर्न का एंट्री क्या होगा, रिसीव का जो एंट्री होता है उसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, इसका ऑपोजिट होगा, यानी गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक, मतलब यहाँ पर हो जाएगा बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, और यहाँ पर हो जाएगा बाई ब्रांच एडजस्टमेंट। अब वैल्यू कितना होगा, देखो 12,000 था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, 12,000 ये 125 के वैल्यू के इक्विवेलेंट है, मुझे इसका 100 वैल्यू ढूंढना है, और 12,000 125 के साथ इक्विवेलेंट है, हमें इसका 25 का वैल्यू ढूंढना है। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, तो ये हो गया 9600, और माइनस 12,000 करने से भी पता चल जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा 2,400। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको भी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक, यहाँ पर जो पीएल एडजस्टमेंट, सॉरी जो ब्रांच एडजस्टमेंट है वो 2,400 है, और गुड्स सेंट टू ब्रांच में लिखना पड़ेगा टू ब्रांच स्टॉक 9,600। तो 4,80,000 में से 9,600 रुपीज का स्टॉक वापस हुआ, ये कॉस्ट बता रहा है, ये उस पे लगा हुआ लोडिंग बता रहा है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि स्टॉक एट कोचिन, मतलब ब्रांच में 1 Jan 2001 का, मतलब ओपनिंग स्टॉक, तो टू बैलेंस बीडी 60,000 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी भी लिख सकते हो, टू ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, या बैलेंस बीडी लिख के ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, ऐसे भी लिखा जाता है। ये हो गया हम लोग का 60,000, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, 60,000। अच्छा अब यहाँ पर हमें देखो इनवॉइस प्राइस है कि नहीं ये पता करने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोचिन में जो स्टॉक दिखेगा वो तो ऑटोमेटिकली इनवॉइस प्राइस पे दिखेगा, क्योंकि उनको तो कॉस्ट का पता होता नहीं है, जो हेड ऑफिस है उनको हमेशा जो है इनवॉइस प्राइस पे स्टॉक भेजते हैं, तो अगर कोचिंग में कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो ऑब्वियसली इनवॉइस प्राइस का ही होगा, और इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरा ओपनिंग बैलेंस को मैंने ब्रॉट डाउन किया है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ये ऑलरेडी हुए हुए ट्रांजैक्शन का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये ऐसे रहेगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि सेल हुआ है, कैश सेल क्रेडिट सेल, तो कैश सेल का क्या एंट्री होगा, क्रेडिट सेल का क्या एंट्री होगा, देखो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली हम लोग कैश सेल का एंट्री करते हैं कैश टू सेल। ठीक है, यहाँ पर कैश की जगह होगा ब्रांच कैश, क्योंकि हेड ऑफिस एंट्री कर रहा है, हेड ऑफिस सिर्फ कैश नहीं लिख के लिखेगा ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स वो नहीं लिखेगा, उसका रीजन यही होता है क्योंकि उसने खुद नहीं सेल किया, हेड ऑफिस ने किया, कौन है, ब्रांच, तो लिखना क्या पड़ेगा, टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच का स्टॉक इसके वजह से कम होता है, तो हम लोग लिखेंगे ब्रांच स्टॉक में लिखना पड़ेगा बाई, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर बाई ब्रांच कैश, ये हो गया कैश सेल, ये हो गया कैश सेल, बाई ब्रांच कैश, ये हो गया कैश सेल, कैश सेल हम लोग का कितना हो गया 2 लाख।
2 लाख। तो कैश सेल में इसका हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, कैश सेल में इसका हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, सॉरी ब्रांच कैश में, ठीक है। तो ब्रांच कैश यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रांच स्टॉक 2 लाख। अच्छा, अब डेटर वाला मतलब क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का नॉर्मल एंट्री क्या होता है, नॉर्मल तुम लोग को पता है होता है डेटर टू सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब डेटर को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर स्पेशलिटी क्या होगा, डेटर को हम लोग ब्रांच डेटर लिखेंगे। टू सेल्स कभी नहीं लिख सकते क्योंकि ये हेड ऑफिस खुद का सेल नहीं है, रिकॉर्ड हेड ऑफिस कर रहा है, सेल उसने नहीं किया, किया किसने, उसके ब्रांच ने। तो लिखना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक, क्योंकि जब भी ब्रांच का स्टॉक कम या ज्यादा होता है तो उसको ब्रांच स्टॉक से दिखाया जाता है। तो ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रांच स्टॉक में लिखना है बाय ब्रांच डेटर, बाय ब्रांच डेटर क्रेडिट, बाय ब्रांच डेटर क्रेडिट सेल। अच्छा, वैल्यू है 3,60,000, ठीक है, वैल्यू है हम लोग का 3,60,000। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करूं, ठीक है, ये ब्रांच डेटर में चला जाएगा, एक लाइन नीचे लिखना है हमें क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर का वैल्यू आया तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 ब्रांच स्टॉक, चाहो तो अपने समझने के लिए लिख सकते हो क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3,60,000, ठीक है। नॉर्मल एंट्री और इसमें क्या फर्क है वो समझ में आ जाएगा, तो नॉर्मल एंट्री याद करके भी हम लोग ये एंट्री आराम से कर सकते। फिर बोला है यहाँ पर देखो, सन्ड्री डेटर एट कोचीन, मतलब जो ब्रांच है वहां पर 1 जन को 72,000 दिख रहा है, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर। तो डेटर में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी, क्योंकि डेटर हम लोग का एक एसेट होता है। तो टू बैलेंस बीडी या ओपनिंग स्टॉक ऐसे करके, स्टॉक तो नहीं है सॉरी, ओपनिंग डेटर है तो हम सिर्फ टू बैलेंस बीडी लिख देते हैं, ठीक है। टू बैलेंस बीडी हम लोग का हो जाएगा 72,000, 72,000, टू बैलेंस बीडी 72,000 हो गया। इसका भी कोई क्रॉस पोस्टिंग होने वाला नहीं है। फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, नॉर्मली डेटर से कैश रिसीव होने से हम लोग एंट्री करते हैं कैश टू डेटर, ठीक है। यहाँ पर हेड ऑफिस कर रहा है तो वो कैश के जगह लिखेगा ब्रांच कैश और डेटर की जगह लिखेगा ब्रांच डेटर। तो ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, तो ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, बाय ब्रांच कैश, बाय ब्रांच कैश। तो 3,20,000 आ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 3,20,000। और ब्रांच कैश में लिखेंगे टू ब्रांच डेटर, टू ब्रांच डेटर 3,20,000, टू ब्रांच डेटर 3,20,000। फिर बोला है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर को डिस्काउंट अलाउड करने से डेटर कम होता है। तो एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर होता है नॉर्मल, अगर कोई क्वेश्चन होता, अगर ब्रांच वाला नहीं भी होता तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू ब्रांच डेटर। तो ब्रांच डेटर में हम लोग लिख देंगे बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड। तो बाय डिस्काउंट अलाउड ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 6,000। अच्छा, अब देखो, ये क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट पीएल में क्लोज होता है, तो यहाँ पर हम लोगों को लिख देना चाहिए टू डिस्काउंट अलाउड, ये पीएल में चला जाएगा, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वैसे ही गन से टू डिस्काउंट अलाउड ये हो जाएगा 6,000। अच्छा, इसके बाद बैड डेप्ट इन द ईयर, अगेन बैड डेप्ट हुआ तो डेटर कम हो जाएगा। बैड डेप्ट का एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट टू डेटर फिर पीएल टू बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट टू डेटर की जगह टू ब्रांच डेटर, यानी बाय बैड डेप्ट यहाँ पर लिखेंगे। 4,000 टू बैड डेप्ट, बैड डेप्ट पीएल में क्लोज होता है तो यहाँ पर क्लोज कर दिया, नॉमिनल अकाउंट था 4,000, ठीक है, क्योंकि हम लोग ब्रांच पीएल बना रहे। सेल्स रिटर्न एट कोचिंग ब्रांच 8,000 का हुआ है सेल्स रिटर्न, ठीक है।
अब रिटर्न जो है यहाँ से तुम लोग माइनस करके भी लिख सकते हो, ये देखो क्रेडिट सेल से माइनस करके लिख सकते हैं जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन लिखा था। बट यहाँ पर मेरे पास जगह बचा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले सेल्स रिटर्न को यहाँ दिखाते हैं। देखो पहले सेल्स रिटर्न को यहाँ दिखाते हैं। सेल्स रिटर्न होने से नॉर्मल एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है सबसे पहले। तो सेल्स रिटर्न टू ब्रांच डेटर होगा, तो ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, ब्रांच डेटर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाई ब्रांच। देखो ऐसे लिख सकते हैं, देखो दो चीज हो सकता है, हम बता देते हैं। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाई सेल्स रिटर्न बोल के लिख दिया, बाई सेल्स रिटर्न बोल के यहाँ पर हो जाएगा 8,000, ठीक है। और ये 8,000 को यहाँ से माइनस करके दिखा दिया, कहाँ से, ये क्रेडिट वाला जो सेल है इससे। तो इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, तो इसको ऐसे दिखा दिया, माइनस, ये देखो लास्ट दिन में हम लोगों ने क्रेडिट सेल का एंट्री यहाँ पर लेस करके दिखाया था, इसको हम दिखा देते हैं। ये देखो रिटर्न, ठीक है, 500। और ये रिटर्न हम लोग कहाँ दिखाएंगे, ये देखो बाई रिटर्न बोल के। और एक तरीके से भी हम लोग दिखा सकते हैं, वो भी बता देते हैं। इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं, रिटर्न, रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 8,000, माइनस कर लेते हैं 3,60,000 माइनस 8,000, 3,52,000। ऐसे भी दिखा सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, जैसे सेल करने से स्टॉक कम होता है, जब रिटर्न आ जाएगा तो स्टॉक बढ़ेगा, डेटर कम होगा। मतलब हम लोग एंट्री ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू ब्रांच डेटर बोल के, रिटर्न बोल के यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे 8,000, ठीक है। इसके जगह इधर दिखाएंगे, उधर माइनस करने की जगह। और यहाँ ब्रांच डेटर में इसको क्रॉस पोस्टिंग फिर करेंगे, डायरेक्ट सेल्स रिटर्न नहीं लिख के बाई ब्रांच स्टॉक बोल के। अगर हम सेल्स रिटर्न का देखो, हम दो एंट्री कर सकते हैं, या तो हम ऐसे कर सकते हैं सेल्स रिटर्न टू, ऐसे कर सकते हैं ब्रांच डेटर, ठीक है। तो ब्रांच डेटर में बाई सेल्स रिटर्न हो गया, और इसका इम्पैक्ट हम लोग का क्रेडिट सेल में जो डेटर बुक हुआ था उससे कम होगा। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्रांच स्टॉक लिख दिया, ब्रांच स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक ज्यादा हो जाएगा अगर रिटर्न हो गया टू ब्रांच डेटर। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर सेल्स रिटर्न की जगह लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक, और ब्रांच स्टॉक में लिखना पड़ेगा टू ब्रांच डेटर, ठीक है, टू ब्रांच डेटर। इस तरीके से होगा, एक ही बात है, तुम लोग दोनों में से कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, हमें सही करने से मतलब है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट बोला है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एट ब्रांच, ब्रांच का रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो ये सब ब्रांच का एक्सपेंसेस है, तो हम लोग ब्रांच के एक्सपेंसेस में लिखते हैं। अच्छा ये सब देखो, ब्रांच का खर्चा कौन पे करता है एक बार देखते हैं। देखो ब्रांच का खर्चा कौन पे करता है, यहाँ पर बोला था ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस पे करता है। तो एंट्री क्या होना चाहिए, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सपेंस का नाम अगर हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पर टू कैश बोल के एक्सपेंस का नाम रिकॉर्ड कर देंगे। एक्सपेंस का नाम है रेंट रेट्स टैक्सेस, रेंट रेट्स और टैक्सेस, ठीक है। यहाँ पर कभी भी ब्रांच कैश नहीं होगा, ये हेड ऑफिस पे करता है। तो ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश, अब कैश बोल के रेंट रेट्स और टैक्सेस मैंने दिखा दिया, जो कि है हम लोग का 18,000, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 18,000। अच्छा अब ये पीएल में क्लोज होगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 18,000, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 18,000। सैलरी वेजेस बोनस एट ब्रांच, ब्रांच का सैलरी वेजेस और बोनस कौन पे करेगा, हेड ऑफिस, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है कि ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय द हेड ऑफिस डायरेक्टली। तो टू कैश बोल के सैलरी वेजेस बोनस, सैलरी वेजेस और बोनस 60,000। और एक ऑफिस एक्सपेंस भी दिखा, वो भी लिख लेते, फिर दोनों को पीएल में लिख देंगे एक ही बार। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस 6,000,
अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं 2 सैलरी वेजेस बोनस, सैलरी wages and bonus 60,000 to rain office expenses, ऑफिस देख लेते हैं हाँ ऑफिस एक्सपेंस 6,000, ऑफिस एक्सपेंस 6,000 ठीक है। नॉर्मल जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स वगैरह करते हो वैसा ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके का मतलब लिखने का तरीका इसमें अलग होता है, क्योंकि इसका कंसेप्ट अलग है। डायरेक्टली उस प्लेस से बिजनेस नहीं हो रहा है जो एंट्री कर रहा है, बिजनेस प्लेस कहीं और है तो उस हिसाब से हो रहा है ठीक है, इसीलिए थोड़ा अलग है। लेकिन बाकी अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहला बात है समझ के करने से इजीली समझ मतलब कर पाओगे ठीक है, समझ के पढ़ना पड़ेगा और रटने से लेकिन नहीं होगा। अच्छा अब देखो बोल रहा है कि ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 जो कि इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है, तो ब्रांच स्टॉक में लिख लेंगे बस हो गया। यहाँ पर बाई बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक ये है 1,20,000, 1,20,000 हो गया। अब हमें एक एक करके अकाउंट क्लोज करना है और जो मैंने सीक्वेंस बताया था उसी सीक्वेंस में हम लोग क्लोज करेंगे। सबसे पहले ब्रांच डेटर को करना होता है क्लोज ठीक है, सीक्वेंस मैंने लास्ट दिन लिखवाया था, सीक्वेंस में ही क्लोज करना पड़ेगा तभी जाके सही आंसर आएगा ठीक है। ब्रांच डेटर फिर ब्रांच स्टॉक इस तरीके से क्लोज होगा। तो यहाँ पर पहले ब्रांच डेटर को क्लोज करते देखते हैं क्या बैलेंस आता है। तो ब्रांच डेटर यहाँ पर 3,20,000 प्लस 6 और 14 और 18,000 3,38,000 ठीक है, ये टोटल हो गया 3,38,000। अच्छा और इधर कितना बैलेंस आ रहा है देखिए, इधर ज्यादा है, अच्छा इधर ज्यादा है 2,000 और ये 4,32,000 और इधर भी लिख लेते हैं 4,32,000 माइनस 3,38,000 तो बैलेंस आया 94,000। मुझे बोलो डेटर में ये बैलेंस को हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये पता होना चाहिए तभी तो हम लोग कर पाएंगे ना। इसका क्या बैलेंस हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो डेटर के इस बैलेंस का नाम क्या होना चाहिए। डेटर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग डेटर हाँ मैम ये बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरेट डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस इसीलिए आया क्योंकि देखो डेटर क्या है, डेटर एक करंट एसेट अकाउंट है। ये 72,000 का मतलब मुझे मेरे डेटर से ये पैसा मिलने वाला है, मैंने और भी मेरे डेटर को क्रेडिट सेल किया, मतलब मुझे टोटल 4,32,000 मिलना चाहिए, जिसमें से 3,20,000 मिल चुका है। 6,000 नहीं मिलेगा क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है, 4,000 भी नहीं मिलेगा क्योंकि बैड डेट हो गया है, और ये सेल्स रिटर्न है 8,000, मतलब मुझे मिलना कितना चाहिए ओनली और 94,000 मिलने वाला है। तो जो मिलने वाला है अभी तक नहीं मिला वो मेरा बचा हुआ वैल्यू, जिसको यहाँ पर हम लोग लेजर में कैसे दिखाते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अच्छा मतलब सॉरी स्टॉक बोल रहे बाई बैलेंस शीट बोलते। अब हम लोग को करना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक को क्लोज, स्टॉक अकाउंट को। स्टॉक अकाउंट अगर टैली हो गया, मैंने लास्ट दिन भी समझाया था, अगर स्टॉक अकाउंट टैली हो गया, टैली होने का रीजन क्या है फिर से एक बार बता देते हैं। आज देखो ये दोनों इस बार ट्रांसफर हुआ था जो कि दोनों 6 लाख का था, ये इनवॉइस प्राइस है, ये भी इनवॉइस प्राइस है ठीक है। अच्छा गुड्स जो रिटर्न हुआ ना ये दोनों मिला के, ये देखो ये दोनों मिला के ये ऐसे कर लेते हैं बीच में, देखो ये इनवॉइस प्राइस है दोनों मिला के 6 लाख का, ये इनवॉइस प्राइस है, क्वेश्चन बोल रखा है ये भी इनवॉइस प्राइस है, तुम लोग देखो क्वेश्चन बोल रखा है। अच्छा ये दोनों मिला के भी इनवॉइस प्राइस है ठीक है।
अब ये सेल अगर इनवॉइस प्राइस पे हुआ है, ये सेल भी अगर इनवॉइस प्राइस पे हुआ है, इफ इन इनवॉइस प्राइस, तो कोई बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे सेल हुआ है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर इनवॉइस से कम पे सेल हुआ है तो इसका मतलब लॉस आएगा। ठीक है, तो वो हम लोग इसको क्लोज करने पे ही पता कर सकते हैं कि इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे बेचा गया है कि कम पे। अगर टैली हो जाता है तो फिर इनवॉइस प्राइस पे बिका होगा। चेक करके देखो, यहाँ इधर ही मुझे लग रहा है ज्यादा होगा, क्योंकि इधर 64 और ये 1 है इधर, लेकिन 3 और 2 5 लाख और उससे ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2, ये हो गया 5,52,000 प्लस 9,600 प्लस 2,400 प्लस 1,20,000। अच्छा, तो ये हो जा रहा है 6,84। गलत हुआ ना? 9,600, 2,400, 6,84,000। अच्छा, मैंने कुछ गलत लिखा है क्योंकि 3 लाख। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, 6,84,000 ठीक ही लिखा है। 6,84,000 माइनस 60,000 और माइनस ये दोनों मिला के 6 लाख। अच्छा, तो ये आ गया 24,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24,000। प्रॉफिट के साइड दिख रहा है। अच्छा, टोटल आया है 6,84,000। अब प्रॉफिट के साइड दिख रहा है, इसका मतलब इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे जरूर से सेल हुआ होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू, ये कहाँ जाता है, ये ब्रांच एडजस्टमेंट में जाता है। इसका रीजन ये है कि ये स्टॉक अकाउंट तो है, लेकिन इसे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ट्रू प्रॉफिट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ ब्रांच का कमाया गया प्रॉफिट है। लेकिन एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट कुछ अलग ही होगा, क्योंकि ब्रांच को भी एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता है। तो ये इसका एग्जांपल मैंने लास्ट दिन दिया था। देखो, ब्रांच को अगर 100 का चीज 120 में भेजा जा रहा है, वो 122 में बेच रहा है, तो ब्रांच तो बोलेगा मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट कितना होगा? 22 रुपीज का। तो हमें वो दिखाना है। तो एक्चुअली ब्रांच जो प्रॉफिट कमाता है वो तो ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट में दिखाना है। और ये इधर बैलेंस आया, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। इसी कंसेप्ट में, मतलब सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा रहा होगा तो ही यहाँ पर ये प्रॉफिट दिखा होगा। अब इसको हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में जो है मतलब इसको क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक 24,000। बाई ब्रांच स्टॉक हो गया 24,000। ठीक है। अच्छा, ब्रांच स्टॉक, अब देखो कौन सा अकाउंट क्लोज होना चाहिए। मैंने ये सीक्वेंस में देखो, पहले डेटर को क्लोज कर लिया, फिर ब्रांच स्टॉक। अब क्लोज करेंगे ब्रांच कैश, फिर ब्रांच एडजस्टमेंट। अब ब्रांच कैश को क्लोज करेंगे, तो ब्रांच कैश में चलते हैं। ये रहा ब्रांच कैश। ठीक है, ब्रांच कैश का वैल्यू देखो कितना है। ब्रांच कैश में है इधर, इधर ही दिख रहा है बैलेंस। ये दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो गया? 5,20,000। ठीक है। ये ब्रांच कैश कहाँ से आया? ब्रांच बोल रहा है कि मैंने अपना स्टॉक बेच के इतना कमाया, ये कैश सेल करके कमाया। ठीक है, ये कैश सेल करके कमाया। और ये कैसे कमाया? ये जो है क्रेडिट, मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर, क्रेडिट सेल से कलेक्शन जो हुआ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है। अब इसको कैसे क्लोज करना चाहिए बोलो? बाई साइड में है, बाई तो होगा, लेकिन लिखे क्या? देखो, टोटल अमाउंट 5,20,000 होगा, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये तो तुम लोग लिख ही लोगे। मुझे ये बोलो कि बाई बोल के मुझे क्या लिखना चाहिए? मैम बाय कैश अकाउंट हेड ऑफिस को रेमिटेंस कर रहे हैं। एक्चुअली देखो, ब्रांच का हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक लाइन में पढ़ा ना कि ब्रांच जो है वो मतलब सारा अमाउंट जो कलेक्ट होता है वो हमेशा हेड ऑफिस को जो है उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ये देखो, कलेक्शन को ट्रांसफर, ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स बट सेंड्स वीकली रिटर्न। ये देखो, वीकली रिटर्न करता है हेड ऑफिस को। तो ये अगर हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगा, तो हेड ऑफिस क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, तो हेड ऑफिस एंट्री क्या करेगा? हेड ऑफिस बोलेगा मेरे पास कैश आया, बाई कैश। कहां से आया? ब्रांच का कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। ठीक है, तो बाई कैश ट्रांसफर टू हेड ऑफिस फ्रॉम ब्रांच।
ठीक है। अब इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि हम लोग कोई कैश अकाउंट तो यहाँ पर कर नहीं रहे हैं कि इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग। अच्छा, अब ब्रांच कैश के बाद हम लोग का कौन सा अकाउंट क्लोज होना चाहिए? देखो, ब्रांच कैश के बाद होना चाहिए ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखना पड़ेगा? जितना भी लोडिंग है वो लिखना पड़ेगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग लिखना पड़ेगा। ओपनिंग का जो है वो बाई साइड में आएगा, ऑपोजिट होता है, बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। और जो क्लोजिंग वाला है टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। रिजर्व लोडिंग या प्रॉफिट एक ही बात है यहाँ पर, अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, ये देखो 60,000, इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है? ये 120 के 125 के साथ इक्विवेलेंट है, इंटू 25 मुझे निकालना है, तो मुझे इसका लोडिंग पता चल जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1,20,000 है, डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, तो ये हो गया 24,000। ये हो गया 24,000। ठीक है, ये 24,000 करके यहाँ पर जो है हम लोग का ब्रांच का ओपनिंग जो ब्रांच का जो ओपनिंग वैल्यू है वो आ गया, ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व आ गया। अच्छा, अब इसको हम लोग को क्लोज कर लेना है। ठीक है, क्लोज कर लेते हैं, चेक करते हैं कितना है। 24 इधर ही ज्यादा दिख रहा है, 24, 1,20,000 और 12, नहीं 24, 24। अच्छा, ये 60,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, ये 12,000। गलत हो गया है कैलकुलेशन, ये ठीक लिखा है, ये बाई चांस गलत हुआ है कैलकुलेशन। 12,000, 24,000 प्लस 1,20,000, 1,56,000 माइनस 24,000 माइनस 2,400, तो ये हो गया 1,29,600। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये कहाँ ट्रांसफर होगा? ब्रांच के पीएल में, टू ब्रांच पीएल ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,600, यहाँ पर हो जाएगा 1,56,000। ठीक है, ये हमारा बैलेंस करके आ गया। ये जो मैंने यहाँ लिखा, ये एक्चुअली इसके बाद होने से अच्छा होता, मतलब प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम बोल रहे हैं ये लाइन ऊपर जाना चाहिए, ये लाइन नीचे आना चाहिए, क्योंकि मैंने ना गलती से ऊपर जगह रख दिया, इस वजह से मैंने ऐसे दिखा दिया। बाकी तुम लोग लिखोगे जब, ये बात ध्यान रखो, तुम लोगों ने भी अगर ऐसा लिख लिया है तो पेन से ऐसे कर लो, और अगर जगह है तो इसके नीचे लिखो टू ब्रांच पीएल बोल के। ठीक है, यहाँ मेरा जगह नहीं होगा इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, पीएल यहाँ पर जाएगा और ऊपर ये ब्रांच स्टॉक जाएगा, तो प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? ब्रांच एडजस्टमेंट के बाद देख लो, ब्रांच एडजस्टमेंट के बाद ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच पीएल। ब्रांच एक्सपेंस, तो एक्सपेंस हो गया 60 और 10, 70, 76 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना हो गया? 84 हो जाएगा, 84,000। और ये पूरा एक्सपेंस क्लोज हो जाएगा पीएल में बाय ब्रांच पीएल। 84,000। ठीक है, अब ब्रांच पीएल में इसको हम लोग लिखेंगे टू ब्रांच एक्सपेंस 84,000। अच्छा, यहाँ पर जो जीपी है वो ब्रॉट डाउन होना चाहिए। ठीक है, बाय यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट, अभी अभी जो जीपी हम लोगों ने निकाला 1,29,600, और इससे ये लेस करने से मैं प्रॉफिट है कि लॉस वो पता चलेगा, ये 1,29,600। अच्छा, अब यहाँ पर मैम चेक कर। हाँ, बोलिए।
आप ब्रांच पीएल में दो बार रेंट और टैक्सेस जोड़ दिए हैं, एक बार तो इंडिविजुअल और एक बार फिर ब्रांच पीएल से जो ब्रांच एक्सपेंस से जो आया है, तो दो बार हो गया ऐसे में। और अच्छा 2 बार लिख दिया हमने, अच्छा ठीक है, ये इसको हटाना पड़ेगा फिर। रेंट और टैक्सेस को हटा दीजिए क्योंकि वो तो हम्म ब्रांच एक्सपेंस हम्म। है। क्योंकि मैंने उसको एक्सपेंस में दिखाया है, ठीक है, तो फिर यहाँ से ये 3 आइटम हट जाएगा। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, ये वाला हट जाएगा, और एक ये वाला सैलरी, वेजेस एंड बोनस और ऑफिस एक्सपेंस। ये टोटल करके आ रहा है ब्रांच एक्सपेंस 84। यहाँ पर ऊपर डायरेक्टली लिख दे टू ब्रांच एक्सपेंस 84,000। अच्छा 84 और 10, 94 माइनस करेंगे यहाँ से 94,000, तो ये हो जाएगा 35,600। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ये 1,29,600, 1,29,600 हो गया। अगर हम लोग ब्रांच वो इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर ब्रांच एक्सपेंस बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली। अच्छा अब ब्रांच पीएल यहाँ पर हो गया, ब्रांच एडजस्टमेंट, ये सारा चीज क्लोज हो गया, सिर्फ एक ही अकाउंट बाकी है, वो है गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच ट्रेडिंग बोल के क्लोज होता है। 4,80,000 का स्टॉक जो है ट्रांसफर किया गया था ब्रांच को, जिसमें से ब्रांच ने 9,600 का स्टॉक रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब ब्रांच के अकाउंट में जो स्टॉक का वैल्यू क्रेडिट हुआ है वो है 4,70,400। तो ये टू ट्रेडिंग होगा, मतलब इतना स्टॉक जो है ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट हुआ, ठीक है, हेड ऑफिस के लिए। तो ये हो गया 4,80,000, ठीक है, 4,80,000 ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने देखो एक प्रैक्टिस कर लिया, और एक क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पर जो कि स्टॉक डेटर मेथड से है, उसके बाद हम लोग डेटर मेथड करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो हो गया है हम लोग का, क्योंकि काफी सारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, के लिए ये वाला करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है देखो, मेसर्स मरीना दिल्ली has a branch at Bangalore to which office goods are invoiced as at cost plus 25%। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तुम लोग अपने आप करके देखो तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं। द ब्रांच सेल बोथ कैश एंड क्रेडिट, ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड ब्रांच हैज टू remit all cash receipt into the head office bank account from the following details relating to calendar year 2001. Prepare the account in the head office ledger and ascertain the branch profit under stock and debtor method. Branch does not maintain any books of accounts but sends weekly return to the हेड ऑफिस। देखो एकदम ऊपर जो पैरा है वो तो उसी क्वेश्चन के तरह एग्जैक्ट है, कुछ भी मुझे अलग नहीं दिखा, लेकिन यहाँ कुछ ट्रांजैक्शन शायद थोड़ा हमें इधर उधर मिले। जैसे कि गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, तो हमें पता है कितना इनवॉइस प्राइस दिया है। रिटर्न टू हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस, स्टॉक एट बैंगलोर एज ऑन 1 जून दे दिया है। सेल्स ड्यूरिंग ईयर, कैश सेल, क्रेडिट सेल, सन्ड्री डेटर दे दिया है। कैश रिसीट, डिस्काउंट, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, रेंट्स, रेट्स, टैक्सेस, सैलरी, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और स्टॉक एट ब्रांच, ठीक है। तो लगभग सेम ही है, तो जस्ट एक बार प्रैक्टिस के लिए फटाफट करो, हम भी जल्दी जल्दी करते हैं, तुम लोग भी जल्दी जल्दी करो। तो 7 लेजर्स जो ओपन होना चाहिए वो करो, ताकि याद हो जाए सीक्वेंस में कैसे उसे क्लोज करना है, वो भी याद हो जाए, ठीक है। तो अभी मैंने काफी धीरे धीरे किया ताकि तुम लोग को एक बार रिकॉल हो जाए। अब हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का है, यहाँ पर लिखेंगे हम, और इन द बुक्स अब ये सब नहीं लिख रहे, ठीक है, सीधा अकाउंट बना रहे। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर, अच्छा ब्रांच डेटर के बाद ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट,
अच्छा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट के बाद ब्रांच पीएल, ब्रांच पीएल बना लेते हैं, फिर ब्रांच कैश बना लेंगे। ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच एक्सपेंस, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच कैश बना लेते हैं, फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच कैश, ब्रांच सॉरी गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छा, अब फटाफट से लिख लेते हैं एक एक डेटा देख के। सबसे पहले गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस बोला है 45 लाख, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए इसका, क्योंकि इनवॉइस वाला क्वेश्चन है तो हम लोग का यहाँ पर एंट्री हो जाता है टू गुड्स सेंट टू ब्रांच और टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अच्छा, अब इसका कितना वैल्यू होगा, 45 लाख डिवाइडेड बाई 125, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 45 एल लिख दिया लैख, 125 इंटू 100 करने से पता चल जाएगा कितना होगा। तो 45 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 36 लाख। तो 36 लाख अगर कॉस्ट है तो उसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड होगा, -45 लाख करने से ही पता चल जाएगा। तो ये बन जाएगा 9 लाख, हो गया 9 लाख। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट और गुड्स सेंड टू ब्रांच में। ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखना पड़ेगा बाई ब्रांच स्टॉक 9 लाख, और ब्रांच गुड्स सेंड टू ब्रांच में लिखेंगे ब्रांच स्टॉक 36 लाख। इसके बाद देखो क्या बोला है, रिटर्न 90,000, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, रिटर्न का एंट्री जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच बाई ब्रांच एडजस्टमेंट। अब देखते हैं कितना रिटर्न हुआ, 90,000। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, 90,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, 72,000, और 72,000 माइनस 90,000 करने से पता चल जाए कितना हो रहा है बैलेंस, 18,000। अब इसको भी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, टू ब्रांच स्टॉक और टू ब्रांच स्टॉक बोल के एक ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा। 18,000 और गुड्स सेंड टू ब्रांच में जाएगा टू ब्रांच स्टॉक 72,000। अब नेक्स्ट स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक 4,50,000, तो ये भी क्योंकि ब्रांच में ही है तो ये इनवॉइस प्राइस से ही रिलेटेड होगा, टू बैलेंस बीडी 4,50,000। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कैश सेल 15 लाख, तो बाई ब्रांच कैश 15 लाख। तो ब्रांच कैश में टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक 15 लाख। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिट सेल 27 लाख, बाई ब्रांच डेटर।
अगर तुम लोग चाहो तो इनर कॉलम में लिख लो रिटर्न अगर दिखाना है, अदरवाइज रिटर्न को ऐसे भी दिखा सकते। चलो मैंने माइनस करके तो 2 क्वेश्चन दिखाए, एक में दिखा देते बिना माइनस करके, ठीक है। तो अगर हम लोग माइनस नहीं करना चाहते तो इधर लिख देंगे 27 लाख डायरेक्टली आउटर कॉलम में, ब्रांच डेटर में लिख लेते हैं 2, एक लाइन ऊपर जगह रख के, 2 ब्रांच स्टॉक 70 27 लाख, सॉरी 27 लाख, 27 लाख। सन्ड्री डेटर एट बैंगलोर एज ऑन 1st Jan 2001, तो ये ओपनिंग डेटर है 5,40,000, इधर आ जाए। टू बैलेंस पीडी। अब नेक्स्ट कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर बाय ब्रांच कैश, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर बाय ब्रांच कैश 24 लाख। अच्छा, ब्रांच कैश में टू ब्रांच डेटर, टू ब्रांच डेटर 27 नहीं 24 लाख, 24 लाख, ये देखो 24 लाख। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 45,000, यहाँ पर लिखेंगे बाई डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। बाई डिस्काउंट अलाउड 45,000, और ये डिस्काउंट अलाउड पीएल में चला जाएगा, टू डिस्काउंट अलाउड बोल के 45,000। नेक्स्ट बैड डेप्ट 30,000, तो टू बैड डेप्ट यहाँ पर आएगा, और उधर भी लिख रहा है टू बैड डेप्ट। ये सब मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा ताकि जल्दी हो जाए, तुम लोग पूरा लिखोगे जब एग्जाम में लिखना है। बाई बैड डेप्ट 30,000। अच्छा, इसके बाद है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हुआ है ब्रांच में 60,000, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई, क्योंकि मैंने यहाँ सेल्स रिटर्न, देखो मैंने यहाँ पर यहाँ दिखाने का सोचा, इधर नहीं दिखाने का सोचा है, तो फिर यहाँ पर क्या एंट्री होगा, जब भी रिटर्न होगा स्टॉक बढ़ेगा तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट और ब्रांच डेटर कम होगा, तो एंट्री होना चाहिए टू ब्रांच डेटर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रिटर्न हो रहा है 60,000, अगर हम लोग माइनस नहीं करके डेबिट साइड दिखाना चाहते हैं तो फिर ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, बाई ब्रांच स्टॉक, तब एंट्री चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाई ब्रांच स्टॉक हो जाएगा ये रिटर्न वाला एंट्री 60,000। अच्छा, फिर बोला है रेंट रेट्स टैक्सेस एट ब्रांच 1,35,000। अब मैंने क्योंकि ब्रांच कैश बनाया है, ब्रांच एक्सपेंस बनाया है, तो यहाँ पर लिखते हैं ब्रांच एक्सपेंसेस में लिखते हैं टू कैश रेंट रेट्स और टैक्सेस। रेंट रेट्स और टैक्सेस मैंने स्लैश देके जो है शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। 1,35,000, इसको पीएल में नहीं लिखेंगे, नहीं तो तब के जैसे प्रॉब्लम होगा, डायरेक्टली यहाँ पर टोटल करके लिखेंगे। फिर बोला है सैलरी वेजेस बोनस 4,50,000 टू कैश, सैलरी वेजेस बोनस, ठीक है 4,50,000। अच्छा, इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस 45,000 टू कैश ऑफिस एक्सपेंस 45,000। और स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 9 लाख, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 9 बाई बैलेंस सीडी 9 लाख। हो गया, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिखा तो जल्दी जल्दी हो गया, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है। सबसे पहले अब ये याद करो कि कौन सा पहले क्लोज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच डेटर को क्लोज करना है, ब्रांच डेटर को क्लोज करते देखते हैं कितना वैल्यू निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है इधर ही ज्यादा होगा, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32,40,000, 32,40,000 आ रहा है, ठीक है। इधर भी लिख लेते हैं 32,40,000। यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 24 लाख, 24 लाख प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000
माइनस 3240, 7,05,000, 7,05,000 ब्रांच डेटर। ठीक है, अब डेटर के बाद हमारा क्लोज होना चाहिए ये वाला ब्रांच स्टॉक। अब बैलेंस आएगा तो वो हम लोग का ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा। देखते हैं कितना बैलेंस आ रहा है। तो 72 प्लस 18 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 72,000 और ये 90,000 मतलब 15,90,000, ये सब मिला के प्लस 27 लाख प्लस 9 लाख। ये कुछ गलत आ गया। ये 15 प्लस 9 कितना होता है? 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 27, ये हो गया 51, 51 और ये हो जाएगा 90,000, 51,90,000 हो रहा है। हाँ, 51,90,000, 51,90,000, 4,50,000 प्लस 36 लाख प्लस 90,000, 9 लाख प्लस 60,000, 42 लाख, 42 माइनस 51,90, 9,90,000। आंसर तो मैच नहीं हो रहा है, गलत हुआ ना मेरा। देखते हैं कहाँ गलत हुआ। एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, क्या कैलकुलेशन गलत कर दिया मैंने। 45, 4,50,000, 36, 9 और 60, तो 60 और 50, ये तो 1,10,000, 1,10,000, 9 लाख, 10,10,000, 10,10,000 प्लस 36 लाख, 36 लाख प्लस 4 लाख, 50,10,000 माइनस 51,90, 1,80,000। हाँ, गलत हो गया था शायद कोई कैलकुलेशन, 1,80,000 आ रहा है। ठीक है, 1,80,000। तो देखो, सबसे पहले ब्रांच डेटर क्लोज होना चाहिए, फिर हो गया हम लोग का क्लोज ब्रांच स्टॉक। अच्छा, अब ब्रांच स्टॉक क्लोज हो गया। अब ये वाला क्रॉस पोस्टिंग करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में, बाई ब्रांच स्टॉक बोलेंगे, बाई ब्रांच स्टॉक, बाई ब्रांच स्टॉक बोल के 1,80,000 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है कौन सा अकाउंट क्लोज होना चाहिए? इसके बाद हम लोग करेंगे ब्रांच कैश को क्लोज। तो 24 और 15, 24 प्लस 15, ये हो जाएगा 39। ये भी सेम बोला था कि ट्रांसफर हो जाता है बाय कैश, ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, 39 लाख, 39 लाख। इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि हम लोग ब्रांच कैश तो ओपन किए बट कैश ओपन नहीं किए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस को क्लोज करके इसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे बाई ब्रांच पीएल। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 1,35,000 और 45, 1,35,000 प्लस 45,000 प्लस 4,50,000, तो ये हो जाता है हम लोग का 6,30,000। ब्रांच पीएल में 6,30,000, 6,30,000 बैलेंस करके आ गया। ब्रांच पीएल में से ट्रांसफर करेंगे टू ब्रांच एक्सपेंस, 6,30,000। अच्छा, अब ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज होना चाहिए। ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज होगा तो इधर जीपी ट्रांसफर होगा, तब जाके पीएल हम लोगों का क्लोज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला चाहे तो हम लोग क्लोज कर ही सकते हैं अभी, नो इश्यूज। ये वाला ये भी चाहो तो क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर तो कुछ आएगा नहीं, 36 लाख टू ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें तो कुछ आता नहीं है इसलिए मैंने उसको सीक्वेंस में लास्ट में रखा है। फिर भी चाहो तो क्लोज कर लो, 36 लाख
गुड इवनिंग होगी जी। गुड इवनिंग मैम। देखो 3,60,000 3,60,000 हो जाएगा, ठीक है। 3,60,000 हो गया ये वाला हम लोग का। सॉरी, मैंने शायद कुछ गलत माइनस कर दिया यहाँ पर। 36 है, मैंने 3,60,000 किया है, इसीलिए गलत आया। 72,000, 35,28,000। हाँ, 35,28,000 आ रहा है। 35,28,000 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना था यहाँ से देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक था 5,40,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25। देखते हैं कितना होता है। 1,08,000 ये आ जाएगा। 1,08,000 और तो फिर से चेक कर लेते हैं। ओ, ये डेटा 4,50,000 है, ठीक है। पता नहीं इसकी गलत हो जाएगा। 4,50,000 है, मैंने गलत लिख दिया है, अमाउंट को गलत लिख दिया है। 4,50,000 है। 4,50,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 90,000, क्योंकि ये 5 से कैंसिल आउट होगा, तो ये हम लोग का 90,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना था नीचे देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक था 9 लाख, तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, तो 125 कैंसिल आउट होने से 5 हो गया। 9 लाख बाई 5, 1,80,000। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं क्लोज। 90 90 1,80,000 1,80,000 1,80,000, ये कितना हो जाएगा। 90,000 और 9 लाख 10,80,000 10,80,000 प्लस 90,000 11,70,000 माइनस 18,000 माइनस 1,80,000 9,72,000, ये हो गया प्रॉफिट टू ब्रांच पीएल। बैलेंसिंग फिगर 18,000, सॉरी 9,72,000 9,72,000 11,70,000। अच्छा, अब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाई ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के 9,72,000। अच्छा, अब यहाँ से चेक करेंगे कितना नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 9,72,000 9,72,000 माइनस 45,000 माइनस 30,000 माइनस 6,30,000, तो 2,67,000। ठीक है, 2,67,000 ये हम लोग का नेट प्रॉफिट का आंसर है। ठीक है, तो देखो ये 7 का भी हम लोगों ने सारे अकाउंट क्लोज कर लिए। सारा अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। अब हम लोग जो नया मेथड सीखेंगे वो है डेटर मेथड। तो देखो डेटर मेथड कैसे होता है। तो तुम लोग देखोगे, जब पहला नोट्स हम लोगों ने लिखा था तो वहां पर लिखा था डिपेंडेंट ब्रांच का ही हम लोगों का जो है 2 मेथड होता है। एक होता है स्टॉक डेटर, जो हम लोगों ने कम से कम इसका 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा ही कर लिया, मुझे लग रहा है 4 क्वेश्चन तो किया ही है। लास्ट क्लास में 2, आज 2 क्वेश्चन किया। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पर डेटर मेथड सीखते हैं। देखो डेटर मेथड में हमें कैसे प्रिपेयर करना होता है। डेटर मेथड में हम लोग को एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसका डिटेल्स भी मैंने लिखवाया था, दैट इज ब्रांच अकाउंट। अच्छा, अब ये ब्रांच अकाउंट में हमें लिखना क्या क्या है देखो। अब इस मेथड का नाम जो है, ये ब्रांच अकाउंट दिया गया है, लेकिन यहाँ इसमें मेथड, सॉरी, ब्रांच अकाउंट बनाना है और इस मेथड का नाम क्या दिया गया है, डेटर मेथड। डेटर मेथड इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो अकाउंट बनेगा, एक ही अकाउंट बनता है, ओनली एंड ओनली ब्रांच अकाउंट। लेकिन इस अकाउंट को हम लोग डेटर की तरह, मतलब हम लोग अपने ब्रांच को अपना डेटर की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन ओरिजिनली ब्रांच मेरा डेटर नहीं है। डेटर मतलब क्या, जिसको सेल किया था मैंने, जिससे मुझे कुछ मिलेगा पैसा, वो होता है डेटर। लेकिन ब्रांच को थोड़ी ना हम लोगों ने कुछ सेल किया, वो तो हमारा ही एक मतलब हिस्सा है, हेड ऑफिस का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये टेक्निक या मेथड हमें क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, ब्रांच को अपने डेटर के तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो डेटर का जैसे लेजर बनता है ना, वैसे ही ब्रांच का लेजर बनेगा। तो डेटर का लेजर में क्या रहता है, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, डेटर से क्या रिसीव हुआ, डेटर को कितना सेल किया, ये लिखा जाता है। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टू, जैसे अगर हम लोग का डेटर का डेबिट बैलेंस है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, जो कि हमें एसेट बताता है, ठीक है, ये हमें एसेट बताएगा। अच्छा, और इसका क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखेंगे, जस्ट ऑपोजिट साइड, यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी, यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये भी मेरा एसेट शो करेगा, ठीक है। तो जैसे डेटर का लेजर होता है टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, वैसे ही दोनों ही हमें रिसीवेबल दिखाता है। लेकिन मान लो हमारा यहाँ पर कुछ ऐसा भी बैलेंस है, लाइक बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस हमेशा लाइबिलिटी शो करता है, ठीक है, लाइबिलिटी शो करता है। अब देखो डेटर से नॉर्मली हम लोग का लाइबिलिटी तो नहीं होता है ना, डेटर से हमारा रिसीवेबल ही होता है। फिर यहाँ पर ऐसा क्यों दिख रहा है, वही हम बता रहे हैं कि ओरिजिनली ये कोई डेटर अकाउंट नहीं है, ठीक है, ये है तो ब्रांच अकाउंट, लेकिन इसका जो टेक्निक है वो थोड़ा थोड़ा डेटर अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग, इसीलिए इस मेथड का नाम रखा गया है डेटर मेथड, ठीक है। तो इसका जैसे अगर मेरा लाइबिलिटी का ओपनिंग है तो लाइबिलिटी का क्लोजिंग भी होगा, ओपनिंग, सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे हम लोग देखो डेटर से कुछ पैसा, डेटर को जब सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, डेटर टू सेल्स, ठीक है, मतलब हम लोग उनको कुछ प्रोडक्ट देते हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ गिवन अमाउंट है तो इधर आएगा, ठीक है। और जब डेटर से कलेक्शन करते हैं तो क्या लिखते हैं, कैश टू डेटर। तो अगर ये डेटर अकाउंट है तो बाई कैश, मतलब बाई साइड में आना चाहिए। तो अगर कुछ रिसीव करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाई रिसीव, ठीक है। तो डेटर अकाउंट जो होता है उसके साथ हम कंपेयर करके तुम लोग को बता रहे हैं कि कैसे होता है। देखो डेटर का हमारा डेटर से रिसीवेबल ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना है, डेटर को क्या बेचा था दैट इज गिवन, डेटर से कितना कलेक्ट हुआ दैट इज रिसीव, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ब्रांच को हम लोगों ने क्या भेजा था, ब्रांच से हम लोगों ने क्या रिसीव किया, ठीक है। और एसेट, देखो एसेट का मतलब यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा पता है, कि ब्रांच को हम लोगों ने क्या क्या दिया था। तो देखो ब्रांच को हम लोग क्या एसेट दे सकते हैं, फर्नीचर दे सकते हैं बिजनेस करने के लिए, प्लांट मशीनरी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, ब्रांच का डेटर जो है, और कैश, ठीक है, ये सबका टोटल, ठीक है। इसके अलावा भी लिस्ट हो सकता है। देखो मतलब हेड ऑफिस क्या बोलेगा, ब्रांच का फर्नीचर मेरा फर्नीचर, ब्रांच का प्लांट मशीनरी मेरा प्लांट मशीनरी, ब्रांच का डेटर मेरा डेटर, ब्रांच का कैश मेरा कैश, ठीक है। और ब्रांच को मैंने ये सब बिजनेस करने के लिए दिया है तो ये सब मेरा रिसीवेबल है। डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमेशा रिसीवेबल बताता है, तो उस कंसेप्ट में। तो क्लोजिंग में भी क्या क्या आ जाएगा, क्लोजिंग एसेट में भी वही फर्नीचर आ सकता है, सेम प्लांट मशीनरी आ सकता है, डेटर आ सकता है, ठीक है, कैश आ सकता है, इस तरीके का चीज आएगा। इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। ये कोई मतलब एक लौता लिस्ट नहीं है, ठीक है, कि यही कोई लिस्ट है। तो यहाँ पर कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या हुआ, कंसेप्ट ये हुआ कि हेड ऑफिस बोलेगा कि मुझे ब्रांच से ये रिसीवेबल है। अब हेड ऑफिस ऐसा क्यों बोलेगा कि मुझे ब्रांच से ये रिसीवेबल है, वो इसीलिए बोलेगा क्योंकि देखो
उसने ब्रांच को ये सारे चीज दिए थे, मतलब ये सारे चीज दिए थे बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो बोलेगा ब्रांच का फर्नीचर मेरा फर्नीचर, ब्रांच का प्लांट मशीनरी मेरा, ब्रांच का डेटर मेरा डेटर, ब्रांच का कैश मेरा, मतलब ब्रांच का जितना भी एसेट है वो मेरा है, चाहे वो किसी भी नेचर का एसेट हो, करेंट एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो। और क्लोजिंग ओपनिंग दोनों केस में ब्रांच को कुछ दिया तो इधर, ब्रांच से कुछ मिला तो इधर। अब ब्रांच का अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो भी मेरा है, ठीक है, क्योंकि ब्रांच ही मेरा है तो ब्रांच का कोई लाइबिलिटी हुआ वो भी मेरा। लाइबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, क्रेडिटर आ जाएगा, ब्रांच का क्रेडिटर मेरा क्रेडिटर, ब्रांच का बिल्स पेबल मेरा बिल्स पेबल, ब्रांच का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे कौन बोलेगा, ऐसे जो है हम लोग को हेड ऑफिस बोलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट। सेम तरीके से क्लोजिंग साइड में हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, सेम चीज दिखाएंगे, क्रेडिटर, ठीक है, पीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब, ठीक है। अच्छा, अब देखो डेटर में क्लोज करने से कभी प्रॉफिट लॉस नहीं आता है। डेटर अकाउंट को अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो या तो हमें ओपनिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर मिल सकता है, अगर मिसिंग है तो क्लोजिंग है तो क्लोजिंग मिल सकता है, क्रेडिट सेल मिल सकता है, और हम लोगों ने जो रिसीव किया है डेटर से बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर, मतलब बाय कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो सकता है। लेकिन इसमें हमारा क्या निकल के आएगा पता है, इसमें इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो हम लोग का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ये दोनों में से कोई भी एक चीज निकल के आ सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो ये मैंने पहले ही बोला, ये कोई ओरिजिनली डेटर अकाउंट नहीं है। हेड ऑफिस अपने ब्रांच को डेटर की तरह ट्रीट कर रहा है तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ब्रांच तो एक बिजनेस कर रहा है, तो फिर हेड ऑफिस ये डेटर मेथड यूज करके क्या फाइंड आउट करना चाहता है कि जो ब्रांच में बिजनेस एक्टिविटीज हो रहा है उस ब्रांच में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब ये अकाउंट बना के हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो देखो हम समझाते हैं कैसे पता चलेगा। देखो जैसे मान लो कि एसेट का ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, अब इफ क्लोजिंग बैलेंस ग्रेटर देन ओपनिंग बैलेंस, अगर क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से ज्यादा हुआ तो क्या इंपैक्ट आएगा, और इफ ओपनिंग, सेम तरीके से लिखते हैं, बस इसको लेस देन कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो हम लोग का प्रॉफिट आएगा कि लॉस। तो ये देखो काफी सिंपल चीज है, इसको तुम लोग कैसे बोल सकते हो, जैसे हम यहाँ पर एक अकाउंट दिखाते हैं। मान लो ये मेरा एक एसेट अकाउंट है, ठीक है। एसेट में मेरा इधर दिख रहा था 120, इधर दिख रहा है मेरा 200, तो इसको अगर हम लोग क्लोज करने जाएंगे इधर मेरा 80 आएगा, तो ये मेरा ओपनिंग है, ये मेरा क्लोजिंग है। तो ओपनिंग जो है वो अगर कम है क्लोजिंग से तो इसका मतलब क्लोजिंग लेस देन अगर ओपनिंग है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो 120 जो है वो लेस देन 200 है, और 120 क्या है, ओपनिंग है, और 200 क्या है, क्लोजिंग है। मतलब ओपनिंग लेस देन क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग ग्रेटर देन ओपनिंग बैलेंस। अगर क्लोजिंग ग्रेटर देन ओपनिंग होता है तो हम लोग का क्या जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। और क्लोजिंग अगर ओपनिंग से कम होगा तो उसका ऑपोजिट होगा, क्या जनरेट होगा, लॉस जनरेट होगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, देखो ये एक एसेट अकाउंट हुआ, क्योंकि डेटर तो एसेट होता है। तो एसेट अकाउंट के केस में क्या होगा, अगर हम लोग का ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग एसेट में क्या डिफरेंस है उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट लॉस आ सकता है। इस वजह से, क्योंकि यहाँ लाइबिलिटी भी है तो वो भी हम बताते हैं। देखो लाइबिलिटी का कैसे केस जनरेट होगा, लाइबिलिटी के केस में क्या होगा, देखो लाइबिलिटी के केस में यहाँ मान लो ओपनिंग है और यहाँ क्लोजिंग है, ठीक है। अच्छा, अब लाइबिलिटी का कैसे होगा, जैसे मान लो कि क्लोजिंग अगर ग्रेटर देन ओपनिंग है और सेकंड जो है क्लोजिंग अगर लेस देन ओपनिंग है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो कैसे पता करेंगे, एक यहाँ पर ड्रॉ करके देखो लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग 100 दे दिया, क्लोजिंग 120 दे दिया, तो यहाँ पर 20 होके बैलेंस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्रेडिट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो क्लोजिंग जो है वो ग्रेटर देन ओपनिंग है, अगर क्लोजिंग ग्रेटर देन ओपनिंग होगा तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, क्लोजिंग
ग्रेटर देन अगर ओपनिंग होगा, अच्छा लाइबिलिटी का अकाउंट तो मैंने गलत लिखा है, तुम लोग नहीं बोल रहे, लाइबिलिटी का बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर होगा, यहाँ पर मान लो 100 है, यहाँ पर 120, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, तो फिर मेरा इधर 20 आएगा, तो ये कौन सा है, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग ग्रेटर देन अगर ओपनिंग है, क्लोजिंग ग्रेटर देन ओपनिंग है तो मेरा यहाँ पर बिजनेस में लॉस दिखेगा, और जस्ट इसका ऑपोजिट कर लो, क्लोजिंग अगर लेस देन ओपनिंग है तो मेरा यहाँ पर क्या दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा। तो इससे हम जस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि अगर हम लोग का एसेट का क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है तो ओपनिंग बैलेंस है तो प्रॉफिट है। इसका लॉजिक क्या है, जैसे मान लो मुझे पहले डेटर से 120 मिलने वाला था लेकिन अब 200 मिलेगा, इसका मतलब मैंने और भी सेल किया है तो उस सेल का प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा। देखो 120 का मेरा रिसीवेबल था, अब 200 का रिसीवेबल है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब मेरा क्या हुआ है, मैंने और भी सेल किया है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अगर मेरा पहले मान लो क्लोजिंग बैलेंस था 120, अब सिर्फ 100 ही रहा, मतलब पहले का पेमेंट लिया, एक्स्ट्रा कुछ बेचा नहीं, तो इसीलिए लॉस दिखेगा, ठीक है। और लाइबिलिटी का भी देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या हो रहा है कि अगर मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी है 200 और ओपनिंग लाइबिलिटी था मान लो 100, मेरा लाइबिलिटी और भी बढ़ा तो लॉस, ठीक है। और मान लो क्लोजिंग लाइबिलिटी था 200 और ओपनिंग लाइबिलिटी हो गया 100, क्लोजिंग लाइबिलिटी जो है लेस देन अगर ओपनिंग लाइबिलिटी है, ठीक है। पहले मेरा लाइबिलिटी था, ये देखो यहाँ पर क्लोजिंग अगर लेस देन ओपनिंग हो रहा है, क्लोजिंग अगर लेस देन ओपनिंग, अच्छा ये क्लोजिंग लाइबिलिटी था, ठीक है, सॉरी ये क्लोजिंग करना पड़ेगा ना मुझे, फिर मुझे अगर कम दिखाना है क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट समझाना है, क्लोजिंग लेस देन ओपनिंग, ठीक है। पहले मेरा लाइबिलिटी था 200, अभी बस 100 ही बचा, मतलब मैंने अपना लाइबिलिटी पे कर दिया तो वो गेन हुआ, प्रॉफिट, ठीक है। मतलब ये जस्ट एक कंसेप्ट बता रहे हैं, जिस कंसेप्ट से हम तुम लोग को ये बोलना चाह रहे हैं क्योंकि ब्रांच अकाउंट में प्रॉफिट लॉस क्यों आता है, क्योंकि ब्रांच तो फिर डेटर की तरह ट्रीट होता है, तो डेटर अकाउंट में थोड़ी ना कभी प्रॉफिट लॉस आता है। डेटर अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी, टू क्रेडिट सेल, मतलब डेटर टू सेल, और बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर, या फिर उसमें बैड डेट रिटर्न, ये सब आ सकता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस कभी नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो डेटर है वो एक्चुअली तो डेटर है नहीं, ये डेटर की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम लोग का क्या है, एसेट और लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो एसेट और लाइबिलिटीज जो है दोनों चीज यहाँ पर इम्पैक्टफुल है। तो एसेट का एसेट ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस है, लाइबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजों को नेट करने पे जो है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा, और इससे हमें उस ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा जिस ब्रांच अकाउंट को हम लोग डेटर मेथड से बनाएंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर लिख लो कि इस अकाउंट में कौन सा ट्रांजैक्शन आना चाहिए, ट्रांजैक्शंस ओनली बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है मैंने, हेड ऑफिस एंड ब्रांच एट एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये मैंने पहले भी लिखवाया है, जब मैंने मेथड्स को अलग अलग लिखवाया था कि ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होता है वही हमें रिकॉर्ड करना होता है, वो भी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस में, मतलब इनवॉइस प्राइस होने से भी हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे उसे रिकॉर्ड करके दिखाना है। बताएंगे ये जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा कैसे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड होगा। तो ओनली हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, और इसके नीचे लिख लो ट्रांजैक्शंस बिटवीन ब्रांच एंड एनी थर्ड पार्टी, ब्रांच और किसी और के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, ये इस अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। अगर ब्रांच और किसी थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो नहीं आएगा। कोई थर्ड पार्टी मतलब देखो अभी हम काफी सारा एग्जांपल देंगे, तुम लोग मुझे बताना कि आंसर क्या होगा। जैसे देखो पहला लिख रहे हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, ब्रांच को गुड्स भेज दिया, ठीक है। तो ब्रांच को गुड्स भेज दिया तो ये किसके बीच का ट्रांजैक्शन है, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का है, तो ये ब्रांच अकाउंट में आएगा, ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट में आएगा, ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सेकंड देखो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया, ब्रांच ने किसको गुड्स रिटर्न किया होगा, हेड ऑफिस, अगेन ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, तो ये भी ब्रांच अकाउंट में आएगा, ठीक है। फिर थर्ड देखो, थर्ड पॉइंट कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को हम लोगों ने
कैश सेंड कर दिया, ठीक है, तो कौन सेंड करेगा? ऑब्वियसली हेड ऑफिस करेगा। अगेन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन यानी ब्रांच अकाउंट में आएगा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर में कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, ठीक है। ब्रांच ने कैश रेमिट कर दिया, किसको करेगा? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस का इंस्ट्रक्शन रहेगा कि डे टू डे या फिर मंथली वीकली मेरा जो भी सेल हो रहा है वो पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करो। अभी अभी हम लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन देखा ना, तो इसका मतलब ये भी हम लोग का क्या हो गया? ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजेक्शन यानी ब्रांच अकाउंट में आएगा, ठीक है। ये फोर्थ नंबर तक। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर देखो, यहाँ पर लिखते हैं, पीछे लिखते हैं। फिफ्थ नंबर में गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच, गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच। ये थोड़ा सा अलग है, बताते हैं क्यों। और इसके बाद लिखो गुड्स सेंट टू अदर ब्रांच, दोनों ही हम समझा देते हैं। गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच और गुड्स सेंट टू अदर ब्रांच, ये कैसा है देखो। जैसे कि मान लो कि हेड ऑफिस है किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, मान लो कोलकाता में, और इसके दो ब्रांच है, एक मान लो दिल्ली में है, ठीक है, और एक मान लो मुंबई में, ठीक है। अब कोलकाता में हेड ऑफिस है, ठीक है, ये दो ब्रांच है। अब मान लो दिल्ली ब्रांच को जो है स्टॉक मुंबई ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, दिल्ली ब्रांच से स्टॉक मुंबई ब्रांच में चला गया, तो ये ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर हुआ। ये कैसा ट्रांसफर हुआ? ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर हुआ। तो क्या ये ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए? तो देखो हम बताते हैं। एक्चुअली ब्रांच को जब ट्रांसफर करता है वो कभी अपने मर्जी से नहीं कर सकता है। मतलब मुंबई ब्रांच ने दिल्ली ब्रांच को फोन लगा के बोल दिया मुझे थोड़ा स्टॉक दे दो, जो मतलब हम लोग सेम स्टॉक ही तो बेचते हैं, तो मुझे स्टॉक चाहिए, आप स्टॉक भेज दो। तो दिल्ली ब्रांच के पास वो राइट्स नहीं है कि वो अपना स्टॉक मुंबई ब्रांच के कहने पे दे दे, ठीक है। अगर कोलकाता से इंस्ट्रक्शन आता है, मतलब एक्चुअली मुंबई ब्रांच को भी पहले कोलकाता ब्रांच को बोलना पड़ेगा कि स्टॉक भेजो। अगर कोलकाता ब्रांच देख रहा है कि भाई दिल्ली के पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि मुंबई ब्रांच को भेजो। तो जब तक हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शन नहीं देगा ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगेन क्या हो गया? ये ट्रांसफर देखने में तो ब्रांच टू ब्रांच है, लेकिन है तो वही हेड ऑफिस टू ब्रांच वाला, क्योंकि जब तक कोलकाता हेड ऑफिस से ये जो है इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा तब तक जो है ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर है तो वो भी ब्रांच अकाउंट में आता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग का ब्रांच अकाउंट में आएगा। तो ये देखो गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच या गुड्स सेंट टू अदर ब्रांच, दोनों ही हम लोग का क्या हो जाएगा? ब्रांच अकाउंट में आएगा। क्योंकि है तो ट्रांजैक्शन कैसे, जैसे कोलकाता ब्रांच ने बोला दिल्ली ब्रांच को भेजो, तो इसका मतलब एक्चुअली कोलकाता हेड ऑफिस के बिहाफ में दिल्ली ब्रांच ने काम किया। तो गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच, गुड्स सेंट बाय दिल्ली ब्रांच जरूर है, लेकिन हम लोग ये मानेंगे कि कोलकाता के इंस्ट्रक्शन से ही हुआ, हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन से, यानी ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच ही हुआ, ठीक है। अच्छा, अब सेवेंथ नंबर में देखो, रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, ठीक है। अच्छा, अब ये बताना है कि ये हम लोग का ब्रांच अकाउंट में जाएगा कि नहीं। रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर ने रेमिट कर दिया है डायरेक्टली हेड ऑफिस में। देखो, अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर ब्रांच एक जगह है, हेड ऑफिस एक जगह है, तो ऐसा होता है कि हम लोगों ने मान लो परचेज ब्रांच में किया, पेमेंट हेड ऑफिस में कर दिया। ऐसा होता है, जैसे तुम लोग देखोगे कि मॉल्स में काफी सारे जो ब्रांड है, जैसे कि मान लो पेंटालून्स है, रिलायंस ट्रेंड है, तो मान लो रिलायंस ट्रेंड का तुम लोगों ने किसी एक जगह से शॉपिंग किया, जैसे कि मान लो नागेर बाजार है, यहाँ पर नागेर बाजार में जो मॉल है, नागेर बाजार मॉल, वहां पर जो है पेंटालून्स का भी है, उसके बाद रिलायंस ट्रेंड का भी है, और पेंटालून्स जो है काकुड़गाछी में भी है, हावड़ा में भी है, अलग अलग जगह में है, ठीक है।
अब देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कोलकाता में खरीदा, हम लोग पेमेंट जो है मुंबई में कर दिए, ये भी हो सकता है। या फिर मान लो हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट खरीदा रिलायंस ट्रेंड के नागेर बाजार वाले काउंटर में, और हम लोग कहीं गए थे मान लो काकुड़गची, और वहां पर जो रिलायंस ट्रेंड है सपोज अगर है, तो वहां पर भी हम लोग चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कोप रहता है, ऐसा नहीं है कि जिस स्टोर से लिया उसी स्टोर में रिटर्न करना पड़ेगा, हम लोग उस ब्रांड का कहीं भी किसी भी स्टोर में रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच डेटर है, मतलब ब्रांच से परचेज किया था, लेकिन पैसा किसको दे दिया, हेड ऑफिस को दिया। ठीक है, तो डेटर ने पैसा हेड ऑफिस को दिया, तो ये ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए कि नहीं? तो देखो हमारा रूल्स क्या है, ब्रांच अकाउंट में वही आएगा जो हम लोग का हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, और कौन सा नहीं आएगा, बोल रहा है कि ब्रांच और किसी थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन किसका हुआ, ब्रांच और ब्रांच के, सॉरी, हेड ऑफिस और ब्रांच के डेटर का हुआ। ठीक है, हेड ऑफिस और ब्रांच के डेटर का हुआ, तो फिर ये हमारे ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे मैंने तो यहाँ पर लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ऑब्वियसली मैंने वही बोला था, लेकिन साथ साथ वो भी तो बोला था कि ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो ब्रांच और थर्ड पार्टी नहीं है, ये किसका ट्रांजैक्शन है, ये हेड ऑफिस और ब्रांच डेटर का है। ठीक है, तो हेड ऑफिस और ब्रांच डेटर का, अब ये ब्रांच और हेड ऑफिस, और मैंने बोला था हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन आएगा। एक्चुअली देखो ब्रांच जब अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करेगा वो तो हेड ऑफिस को ही सेंड करता है, इसीलिए हम लोग इस ट्रांजैक्शन को ये मानेंगे कि ये वाया डेटर हुआ। ठीक है, लेकिन पैसा तो जाना था हेड ऑफिस के पास ही। ठीक है, तो अगर रेमिटेंस जो है, कोई डेटर अगर ब्रांच में परचेस करके हेड ऑफिस में रेमिट करता है तो भी ब्रांच अकाउंट में आएगा। ठीक है, और उसका दूसरा रीजन भी है, नहीं तो फिर यहाँ पर हम लोग ब्रांच डेटर को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इसके बाद एट्थ नंबर में रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर, रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर, ये तो लिखा दूं, रिटर्न रिटर्न सॉरी, रिटर्न बाय ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। ठीक है, तो अगर ब्रांच डेटर ने रिटर्न, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जिस काउंटर से ले रहे वही रिटर्न करना, ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग दूसरे किसी जगह पे जाके भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न अगर हो रहा है, कहाँ रिटर्न हो रहा है, बोल रहा है कि ब्रांच का डेटर है, मतलब ब्रांच से खरीदा था लेकिन हेड ऑफिस में आके रिटर्न कर रहा है, तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम लोग का ये ब्रांच अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर नाइन्थ नंबर में ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने ब्रांच का एक्सपेंस पे किया, ये तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ब्रांच अकाउंट में, क्योंकि ये हो गया हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन, ब्रांच का एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे कर दिया। ठीक है, फिर 10th नंबर में ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच का एक्सपेंस ब्रांच ने पे किया, ये कभी भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये थर्ड पार्टी हो गया। देखो ब्रांच ने अपना एक्सपेंस खुद पे किया, तो किसको पे किया होगा, जो क्रेडिटर है उसको पे किया होगा, मतलब ब्रांच एंड थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन, यहाँ हेड ऑफिस इन्वॉल्व भी नहीं हुआ। तो अगर हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का इन्वॉल्वमेंट है तो फिर वो ब्रांच अकाउंट में आएगा, लेकिन अगर सिर्फ एक का इन्वॉल्वमेंट है दूसरे का नहीं हो रहा है, ठीक है, और इनडायरेक्टली भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो नहीं आएगा। जैसे ब्रांच का एक्सपेंसेस ब्रांच ने खुद पे किया, तो ये ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो ये हम लोग का यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पर आएगा वो भी बता देते हैं। देखो ब्रांच का एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ये हम लोग का आना चाहिए ब्रांच कैश में। ठीक है, कैश अकाउंट में। एक्चुअली ब्रांच ने अपना एक्सपेंस अगर पे किया है, ये देखो ब्रांच ने अगर अपना एक्सपेंस खुद पे किया, हम दिखाते हैं यहाँ पर एंट्री जो मैंने सिखाया था वहां पर देख सकते, ब्रांच ने अगर अपना एक्सपेंसेस पे किया है, ये देखो ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, और यहाँ पर चाहिए, यहाँ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच का एंट्री क्या हो जाएगा, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच हो जाएगा।
जो हम लोगों ने स्टॉक डेटर मेथड किया था उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये थर्ड पार्टी और जो है ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है, इसमें हेड ऑफिस का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं निकल के आ रहा है, इसीलिए नहीं आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 11th नंबर। एक सेकेंड, 11th नंबर का क्या लिखना है मुझे? डेटा इसमें लिखेंगे परचेज सेल ऑफ गुड्स और फिक्स्ड एसेट बाय ब्रांच। ठीक है, ब्रांच ने फिक्स्ड एसेट परचेज किया या सेल किया, गुड्स सेल किया या फिर फिक्स्ड एसेट परचेज किया या कुछ और परचेज किया, तो ये कभी भी हमारा ब्रांच अकाउंट में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि जब ब्रांच खुद परचेज कर रहा है तो ब्रांच और जिससे परचेज कर रहा है उसके बीच का ट्रांजैक्शन है, सेल कर रहा है तो ब्रांच और उसके डेटर के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो ये ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन है, इसीलिए यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमें देखो, ये इसके लिए हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लिखते हैं, तुम लोग लिखो स्टॉक अकाउंट या फिर फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओनली इफ। ये कौन से अकाउंट में आएगा? स्टॉक अकाउंट या फिर फिक्स्ड एसेट अकाउंट में आएगा। और ये स्टॉक अकाउंट और फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमें कब बनाना है? ओनली इफ बैलेंस ऑफ स्टॉक और फिक्स्ड एसेट इज needed to be ascertained. If not, then no एंट्री। बताते हैं क्या लिखा है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। देखो, ये सब डेटा अगर क्वेश्चन में देगा कि ब्रांच ने फिक्स्ड एसेट खरीदा, ब्रांच ने गुड्स बेच दिया, ब्रांच ने कुछ परचेज किया, और तब हमें क्या करना है, अगर खुद से सारा चीज कर रहा है तो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो ये सारा चीज उसे हेड ऑफिस से मिलता तो ब्रांच अकाउंट में आता। तो इसके लिए क्या अकाउंट बनाएंगे? स्टॉक अकाउंट बना सकते हैं स्टॉक बेचने के लिए, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बना सकते हैं फिक्स्ड एसेट सेल परचेज के केस में। अब ये अकाउंट कब बनना चाहिए? ये नॉर्मली देखो हमारे इस मेथड में तो एक ही अकाउंट बनता है, ये जो मेथड हम आज सिखा रहे हैं इसमें तो हमें पता है एक ही अकाउंट बनता है, ब्रांच अकाउंट। फिर ये सब अकाउंट का क्या जरूरत है? स्टॉक फिक्स्ड एसेट, देखो कभी कभी हमारे पास कुछ डेटा चाहिए होता है, जैसे देखो यहाँ पर अगर मुझे स्टॉक का डेटा लिखना है, यहाँ पर अगर मुझे फिक्स्ड एसेट का डेटा लिखना है, तो मेरे पास अगर डेटा अवेलेबल क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं है तो हो सकता है कि मुझे अकाउंट ओपन करके उस मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करना हो। तो इसीलिए मैंने लिखा है ओनली बैलेंस ऑफ स्टॉक और फिक्स्ड एसेट इज नीडेड। अगर हमें बैलेंस चाहिए स्टॉक का, ओपनिंग क्लोजिंग जो भी हो, अगर फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चाहिए तो ही हमें ये अकाउंट ओपन करना चाहिए, अदरवाइज इस अकाउंट को यहाँ पर इस मेथड में ओपन करने का कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा फिर देखो 12th नंबर। 12th नंबर में लिखेंगे बैड डेट हाइफन डिस्काउंट अलाउड सेल्स रिटर्न टू ब्रांच, sales return to branch, cash receipt from debtor, डेटर। ठीक है, क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? तो देखो बैड डेट हुआ, बैड डेट कब हुआ? ब्रांच ने अपने डेटर को बेचा, डेटर ने पैसा नहीं दिया, बैड डेट। ब्रांच ने अपने डेटर को डिस्काउंट दिया, तो ये क्या हो गया? ब्रांच और ब्रांच डेटर के बीच का ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये भी हो गया ब्रांच और ब्रांच डेटर के बीच का ट्रांजैक्शन। सेल्स रिटर्न अगेन ब्रांच और ब्रांच, ये सेल्स रिटर्न टू ब्रांच है तो ब्रांच और ब्रांच के डेटर के बीच का ट्रांजैक्शन। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर अगेन ब्रांच और ब्रांच के डेटर के बीच का ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब ब्रांच और थर्ड पार्टी यहाँ पर डेटर हो गया, हेड ऑफिस तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग का जो है ये ब्रांच अकाउंट में ये सारे ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे। ठीक है, फिर ये ट्रांजैक्शन कहाँ आएगा? ये ट्रांजैक्शंस जो है डेटर अकाउंट में आएगा। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ी डेटर अकाउंट बनाने का तो हम लोग डेटर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब डेटर अकाउंट में कब आता है वो भी लिख लो, ओनली इफ
बैलेंस ऑफ डेटर is needed to be ascertained. If not, अगर जरूरत नहीं है, if not, then no entry. तो हमें इसका कोई एंट्री करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस मेथड में एक ही अकाउंट ओपन होता है। लेकिन अगर मुझे मान लो चाहिए डेटर का बैलेंस जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में डायरेक्टली, तो अगर डेटर बैलेंस नहीं लिखेंगे तो ब्रांच अकाउंट कैसे बनेगा? तो हम लोग डेटर अकाउंट को ओपन करके उसमें ये सारे डेटा को पुट करके डेटर का रिक्वायर्ड बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग जो भी है उसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, और इसके बाद 13 नंबर का 30 नंबर पॉइंट में पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस अंडर इंटरेस्ट सिस्टम, और एक होता है यहाँ पर लिखते हैं अंडर नॉन इंटरेस्ट सिस्टम। बस यही लिख पाएंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट दिन करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग इंटरेस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं पेटी एक्सपेंसेस पे करने के लिए तो ये ब्रांच अकाउंट में आएगा, अगर नहीं करते हैं तो ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने ये स्लो करके लिख दिया, मुझे ये फाइंड आउट करवाना था कि ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर इंटरेस्ट सिस्टम फॉलो करते ब्रांच अकाउंट में आएगा, अगर नहीं करते तो नहीं आएगा। इसका रीजन सुनो, इंटरेस्ट सिस्टम में क्या होता है, पेटी कैश का मैंने लास्ट दिन में बताया था कि इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो जो है कैशियर होते हैं, सीनियर और जूनियर कैशियर होते हैं। ठीक है, तो सीनियर कैशियर एक फिक्स्ड अमाउंट जूनियर कैशियर को रिम्बर्स करता है। अब वो कैसे रिम्बर्स करता है, मंथली वीकली कैसे भी हो सकता है, रिम्बर्स करता है और बोल देता है कि ये पेटी एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस का जो है आप पे करना। ठीक है, आप पे करना, आप पूरा हिसाब रखना। जैसे मान लो इनको दे देता है वीकली 10,000। ठीक है, अब मान लो इसने कितने का खर्चा दिखाया, 8,000 का खर्चा दिखाया, इसके पास 2,000 बचा हुआ है, तो नेक्स्ट जो है सीनियर कैशियर इसे 8,000 ही रिम्बर्स करेगा, हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ही रिम्बर्स करता है। लेकिन नॉन इंटरेस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जूनियर कैशियर सीनियर कैशियर वाला कंसेप्ट नहीं होता है। पेटी एक्सपेंसेस जहां होगा वही पे कर देगा, जैसे ब्रांच का पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच खुद पे करेगा, उसके लिए वो हेड ऑफिस पे जो है डिपेंड नहीं होगा। जैसे कि देखो मैंने बोला जूनियर सीनियर कैशियर का बात, तो इसका मतलब ब्रांच का कैशियर जूनियर हो जाएगा, हेड ऑफिस का सीनियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट सिस्टम फॉलो हो रहा है तो उसमें हम लोग उसे ब्रांच अकाउंट में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि वो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि हेड ऑफिस का जो कैशियर है वो ब्रांच को पेटी कैश एक्सपेंसेस पे करने के लिए पैसा रिम्बर्स करता जाएगा, वीकली हो मंथली हो, जैसा उनका रूल्स रेगुलेशंस होगा, जैसा वो करना चाहे, उस पर कोई मतलब लॉ नहीं है। ठीक है, वो कोई रूल्स नहीं है, जो अगर कोई मंथली देना चाहे मंथली दे, कोई अगर जो है वीकली देना चाहे तो वीकली दे। ठीक है, और नॉन इंटरेस्ट में जो है उसमें क्या होता है, जो पेटी कैश एक्सपेंसेस होता है वो मतलब डायरेक्टली पेटी कैश एक्सपेंसेस पे हो जाता है। जैसे मान लो ब्रांच का है तो ब्रांच डायरेक्टली अपना खर्चा पे कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यस होने का जो रीजन है वो भी लिख देते हैं, अंडर दिस द ओपनिंग, मतलब ये इंप्रेस सिस्टम में अंडर दिस ओपनिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस of petty cash remains the same. Hence, it effectively means that all petty expense paid off by the head office। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, लिखा कि अंडर दिस मतलब ये इंप्रेस सिस्टम में जहां पर हेड ऑफिस से पेटी एक्सपेंस पे करने के लिए ब्रांच के कैशियर या अकाउंटेंट के पास पैसा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा हर बार भेजा जाएगा,
तो देखो, अगर मैंने अभी क्या बोला, 10,000 दे दिया, ठीक है, उसने 8,000 का खर्चा दिखाया, बचा है उसके पास 2,000, और जब कैशियर उसे मतलब जो सीनियर कैशियर है, जब जूनियर कैशियर को पैसा ट्रांसफर करेगा, अगेन 8,000 ही करेगा, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट हमेशा रिम्बर्स किया जाता है पेटी एक्सपेंसेस के लिए। तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस के लिए जो ओपनिंग पेटी कैश है और जो क्लोजिंग पेटी कैश है वो इक्वल होगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश का सेम है तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ऑल पेटी एक्सपेंसेस पेड अप बाय द हेड ऑफिस, मतलब वो इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तभी फिक्स दिख रहा है। इम्प्रेस्ड में फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाता है। और अगर हम लोग का नॉन इम्प्रेस्ड है तो उसमें तो देखो ब्रांच स्टॉक में तो आएगा नहीं, लेकिन इसमें समझने वाला बात क्या है, लिखो अंडर दिस सिंस balance of petty cash changes, it is assumed, लिख लो हम समझा देंगे, it is assumed that expenses are paid by branch itself, hence it is not a transactions between head office and branch, head office and branch। अच्छा, अब देखो अंडर दिस जो है अंडर दिस सिस्टम, ठीक है, या फिर कॉमा दे दो, इस सिस्टम में सिंस बैलेंस ऑफ पेटी कैश चेंजेस, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रेस सिस्टम फॉलो नहीं करे, जब जितना खर्चा होता है उतना पे कर देते हैं, बचा हुआ अमाउंट जो हुआ फिर उससे खर्चा पे करने लगे, जरूरत पड़ा तो और पैसा यूज कर लिया। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, अंडर दिस सिंस बैलेंस ऑफ पेटी कैश चेंजेस इट इज एज्यूम दैट एक्सपेंसेस आर पेड बाय ब्रांच इटसेल्फ, ब्रांच खुद पे कर रहा है। जैसे मान लो ब्रांच के पास जो है, ब्रांच का पेटी कैसा है 200 रुपया, वो अपने पास ही 200 रुपया निकाल के दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। हेंस इट इज नॉट ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, तो ब्रांच अगर खुद पे करेगा तो फिर हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसीलिए ब्रांच स्टॉक में नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें जो है बता ना दे कि इम्प्रेस सिस्टम है कि नॉन इम्प्रेस सिस्टम है, तो वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को देख के, जैसे देखो हम तुम लोग को दिखाते हैं, यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन दिखाते हैं, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन दिखाए, इलास्ट्रेशन 1A, ये दिखाते हैं, इलास्ट्रेशन 1A, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो यहाँ तो क्वेश्चन मार्क ही दे दिया, यहाँ तो बता ही दिया है इम्प्रेस्ड। तो देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इम्प्रेस्ड कैश का मतलब क्या हो जाएगा कि जो पेटी एक्सपेंसेस है उसका खर्चा पे करने के लिए हेड ऑफिस जो है ब्रांच को पैसा रिम्बर्स करता है। तो यहाँ पर इम्प्रेस्ड अमाउंट क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या ओपनिंग का इम्प्रेस्ड अमाउंट है? क्योंकि ये तो क्लोजिंग दिख रहा है, देखते हैं ओपनिंग का है कि नहीं। हाँ ये देखो, ये 2000 है, ठीक है, 1A का 2000 है ओपनिंग वाला, ठीक है, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम है ना, तो बिना वर्किंग नोट बनाए भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका बैलेंस कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। इसका बैलेंस बिना वर्किंग नोट बनाए हम बोलेंगे कि इसका बैलेंस 2000 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम में क्या होता है, हमेशा जो अमाउंट फिक्स्ड किया गया है पेटी एक्सपेंसेस के लिए वो मेंटेन होता है। तो अगर ओपनिंग में 2000 पेटी कैश एक्सपेंसेस दिख रहा है, मतलब ये लोग हमेशा कौन सा बैलेंस मेंटेन करेंगे, जो हेड ऑफिस से आएगा। तो हेड ऑफिस हमेशा 2000 रुपए देता है ब्रांच को पेटी एक्सपेंसेस पे करने के लिए। तो इसका मतलब अगर ओपनिंग का 2000 है तो क्लोजिंग का भी 2000 होगा। जैसे मान लो तुम लोगों को पॉकेट मनी मिलता है
जो है सपोज 2000 करके, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, तो 2000 करके मिलता है, उससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो मान लो तुम लोगों का 2000 से तुम लोगों ने 1500 रुपए खर्चा कर दिया, तो तुम लोग को कितना दिया जाएगा, और 500 ही दिया जाएगा, क्योंकि 2000 से ज्यादा नहीं दिया जाता है। दैट इज द इंटरेस्ट सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट सिस्टम बोल दिया तो बहुत ही अच्छा है, समझ जाओगे कि हमें जो है ओपनिंग क्लोजिंग सेम दिखाना है, बाकी कैलकुलेशन वर्किंग नोट करके भी निकल के आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें बोला नहीं है कि इंटरेस्ट सिस्टम फॉलो होता है कि नहीं होता है, तो वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर था, देखो पेटी, ये तो पेटी कैश बोला था, ये देखो पेटी कैश का ओपनिंग 200 और यहाँ पर 100, मतलब ये इंटरेस्ट सिस्टम फॉलो नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जो ब्रांच है वो अपना पेटी एक्सपेंसेस खुद पे करता है। ये क्वेश्चन हम लोग डेटर मेथड से कर चुके हैं, और ये देखो सॉरी स्टॉक डेटर से कर चुके हैं, लेकिन डेटर मेथड से भी हमें करना पड़ेगा। और अगर तुम लोग को याद आ रहा है, इस क्वेश्चन में देखो एक लाइन ये बताया था कि देखो एक्सेप्ट, ये देखो हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंस। पेटी कैश एक्सपेंसेस के अलावा जो है हेड ऑफिस सारा खर्चा ब्रांच का पे करता है, मतलब पेटी कैश एक्सपेंसेस जो है वो ब्रांच खुद पे करता है। इसीलिए तो ओपनिंग क्लोजिंग में फर्क दिख रहा है, मतलब नॉन इंटरेस्ट सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखवाया है इसीलिए लिखवाया है ताकि तुम लोग को पूरा चीज समझ में आ जाए कि किस वजह से क्या चीज हम लोग कौन से अकाउंट में लेते हैं नहीं लेते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये पेटी कैश एक्सपेंसेस का जो मतलब इस पे जो बोला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन में बता दिया इंटरेस्ट नॉन इंटरेस्ट तब तो अच्छा है, नहीं बताया तो फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जैसे कि ये सारी चीज कब हमें स्टॉक अकाउंट ओपन करना है, कब फिक्स्ड एसेट, कब और कौन कौन सा चीज ब्रांच अकाउंट में आता है, कौन सा ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। देखो मैंने डेटर मेथड जो समझाना था पूरा का पूरा ही मैंने डेटर मेथड समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, इस डेटर मेथड से जो है डेटर मेथड का जो भी हम लोग का क्वेश्चन है, जैसे कि देखो तुम लोग खुद चाहो तो थोड़ा बहुत ट्राई करके देख सकते हो। देखो हम बताते हैं कौन सा तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हो, छोटा छोटा क्वेश्चन हम बताते हैं। जैसे पहले एक तो वो वाला भी ट्राई करके देख सकते हो, अभी जो क्वेश्चन दिखाया था मैंने, जो हम लोग ऑलरेडी स्टॉक डेटर मेथड से कर चुके हैं, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल 1, ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है। एग्जाम्पल 1 2 3 ये तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें काफी छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है। एग्जाम्पल जो मैंने कंसेप्ट बोला उससे तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो रहा है कि नहीं। और ये जो क्वेश्चन मैंने तुम लोग को करवा दिया था ना, इसका भी तुम लोग देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ये वाला ये स्टॉक डेटा मेथड से कौन सा वाला, आई थिंक ये वाला मैंने डेटा मेथड जो है ये बी पॉइंट करवाया था, सी और ए मैंने बोला था बाद में करवाएंगे। तो इसका ए पॉइंट तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, ब्रांच अकाउंट बना के जैसे मैंने सिखाया उसमें क्या क्या डेटा आएगा, कैसे आएगा। और ब्रांच के प्रॉफिट का आंसर वही होगा जो पॉइंट बी में आया था, ठीक है। तो अगर वैसे कैलकुलेट करके निकाल पाते हो तो एक बार कोशिश करके देख सकते हो कि अगर कंसेप्ट समझ में आया तो वो अकाउंट ओपन करने से आंसर क्या होगा। मतलब इलास्ट्रेशन 2 जो कि ऑलरेडी किया हुआ है, बट डेटर मेथड से हम करने बोल रहे हैं, प्रॉफिट का आंसर सेम आएगा अगर कंसेप्ट वाइज तुम लोग पुट कर सकते हो। और ये एग्जांपल 1 2 3 जो है ये ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। ओके मैम, उसके बाद ट्राई जरूर कर लेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय मैम। बाय मैम। ठीक है, बाय बाय बाय।